द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आपने एक वो फिल्म देखी होगी सिंह इज़ किंग, अक्षय कुमार की फिल्म थी। उसकी फिल्म के अंदर एक गैंगस्टर होते हैं, गैंग होता है। वो जब खतरा आता है तो सब अपनी अपनी बंदूक निकाल के गोली चलाते हुए गुस्से में एक तरफ भागते हैं, लेकिन उनमें से एक दूसरी तरफ भागता है। वो मीका है जो जावेद जाफरी वो रोल प्ले करता है। तो ये कहानी मुझे कहाँ से याद आई? ये कहानी मुझे याद आई, अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी। ये हमारे बड़े होनहार टैक्स के अफसर, नौजवान अफसर हैं, उन्होंने बनाई है कि देश में इतना देश की अर्थव्यवस्था को खतरा आएगा अभी कोविड से, तो इसका हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो उस मुकाबले के लिए उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट है हमारी, इस पे आप गौर करें। उस रिपोर्ट का नाम है फोर्स, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसे एक्रोनिम पसंद हैं, एब्रीविएशंस। फोर्स, और फोर्स लगता भी अच्छा है, जैसे कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार और सलमान खान तीनों के तीनों एक साथ हों और सारे पाकिस्तानी ख़त्म हो जाए उसके अंदर। तो फोर्स का मतलब है फिजिकल ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्सेस टू कोविड-19 एपिडेमिक। तो उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं पहले तो जो 1 करोड़ से ऊपर जिनकी आमदनी है उनके ऊपर टैक्स जो बेस है 30 से 40% कर दो। अभी 30% है तो उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह लगा के 43.5% होता है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि सरचार्ज ये रहेंगे तो बन जाएगा करीब 40 से 55-56%। उसके ऊपर वो कहते हैं जिसकी 10 लाख से ऊपर ज़्यादा आमदनी है साल में, उसके ऊपर 4% कोविड का सरचार्ज और लगा दो। तो हेल्थ का सरचार्ज भी है, स्वास्थ्य का, और एजुकेशन का भी है, उसके ऊपर आप कोविड का लगा दो। चलिए आपने वो भी लगा दिया तो ये जो टैक्स है करीब 60% के आसपास आ जाएगा। उसके ऊपर 18% हमारा जीडीपी है, जीएसटी है। उसके ऊपर हमारा डबल डिविडेंड टैक्स है। उसके ऊपर हमारे कैपिटल गेंस टैक्स हैं। तो फिर ये जो टैक्स का सिस्टम है कुछ ऐसे ही हो जाएगा जैसा कि इंदिरा गांधी ने 1974 में किया था, जब 97% हो गया था। बदकिस्मती की बात है कि तब डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। उससे हमारे काला धन पैदा हुआ इस देश में। उसी से हमारे देश के सारे अच्छे उद्यमी भाग के सिर्फ $20 लेके अमेरिका चले गए और वहाँ जाके बड़े आदमी बन गए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं उनकी इज्जत है, उनको चोर नहीं समझा जाता। और दूसरे समय जो मेरी सीमित पढ़ाई है हमारे इतिहास की, ऐसा टैक्सेशन भारत में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, जिसकी आपने वो फिल्म देखी थी अभी थोड़े दिन पहले, पद्मावत। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी ऐसा टैक्सेशन था, क्योंकि उसको इतनी लड़ाइयाँ करनी थी कि उसको दुनिया और अपना लाइफस्टाइल जीना था कि दुनिया भर से और मार पीट के पैसा इकट्ठा कर लिया करता था। आपने जो भी कमाया वो उठा के ले जाते थे उसके लोग। तो ये कुछ ऐसे ही एक स्कीम सोची जा रही है। अब सोचें ये काफ़ी है, इसके आगे बहुत और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये टैक्स नहीं चाहिए तो आप ऐसे करिए वेल्थ टैक्स, कि आपके पास 5 करोड़ से ऊपर जितना भी धन है, जिसका मतलब एक घर है आपके पास जिसकी वैल्यू 5 करोड़ से ज़्यादा है, आप उसके ऊपर टैक्स दीजिए। और ये कहती है तो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपका बनाई तब होगा वेल्थ, क्योंकि पहले सरकार ने आपके लिए कुछ किया होगा। अरे भाई, जब सरकार ने आपके लिए कुछ किया था आपने उसके लिए टैक्स भी तो दिया था, तो आप मेरे से कितनी बार टैक्स लेंगे उसी बात का। और हमारे जब आर्थिक सुधार किए गए थे तब देखा गया था कि इससे टैक्स बहुत मिलता नहीं है, इससे करप्शन ज़्यादा होती है, लोग परेशान होते हैं। तो ये हटाया गया था सुधारों के स्वरूप। सुधार का मतलब ये है ताकि भारत की जो वेल्थ है, जो भारत के उद्यमी हैं, छोड़ के भारत से भागे ना, बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ आए और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी बड़ी है। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स भी होना चाहिए, जिसका मतलब है कि अगर किसी को अपने माँ बाप से कोई ज़मीन मिलती है, घर मिलता है, कुछ शेयर मिलते हैं, जो भी मिलता है उसके ऊपर सरकार फिर टैक्स लगाए, क्योंकि पश्चिमी देशों में होता है। पश्चिमी देशों में अलग सिस्टम है, जापान में भी है। वो बहुत अमीर देश हैं, बहुत दिनों से कैपिटलिस्ट देश हैं, टैक्सेशन रेट्स लो हैं, सरकारें बहुत काम करती हैं। यहाँ हमारे यहाँ वो सब कुछ नहीं है। और हमारा जो भारत में परिवार, फैमिली एक साथ रहती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये सब पश्चिम के आइडियाज़ डालना कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। तो ये सारे टैक्स आप लगा दें तो मुझे लगता है कि इंसान को टैक्स देने के लिए कमाई तो कहाँ से करेगा, बल्कि जो उसके घर की पहले संपदा होगी, जमा पूंजी, उसको भी बेच के टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कॉन्फिस्केटरी टैक्सेशन।
और फिर कहते हैं कि इसको आप लेके और इसको आप डाल दीजिए एक फ़ंड में, उस फंड से आप कुछ नए प्रोजेक्ट चलाइए और बोलिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ कोविड के लिए हैं, ताकि लोग खुश भी हों कि मेरे फंड से ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये हाईवे है, मैंने ज़्यादा टैक्स दिया था, इससे बना है। तो फिर सोचने की बात अच्छी है, लेकिन ये हो नहीं पाता है आमतौर पे। फिर उसमें कुछ और स्कीम्स हैं, लेकिन मुझे एक दो चीज़ इसमें बड़ी दिलचस्प लगती हैं। एक वो कहते हैं कि बेस इरोजन एंटी एब्यूज़ टैक्स, कि जो विदेशी कंपनियां यहाँ काम करती हैं उनके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स लगा दीजिए, क्योंकि वो जब विदेश में अपने रॉयल्टी भेजती हैं या इंटरेस्ट भेजती हैं या फ़ीस भेजती हैं अपनी पेरेंट कंपनी को, तो उससे जो आपकी बेस वैल्यू है कंपनी की वो कम होती है। तो अमेरिका भी ऐसा एक टैक्स लगाता है, हम भी लगा देते हैं। अरे भाई, अमेरिका की और आपकी स्थिति अलग है। दूसरा, अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स इतने नीचे हैं, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही नीचे कर दिए हैं। उसके बाद आप जा रहे हैं दुनिया भर से हाथ जोड़ के, मोदी जी भी डावोस जाते हैं कि आइए मेरे देश में इन्वेस्ट कीजिए, हर मुख्यमंत्री जा रहा है सारे देश में, येदियुरप्पा जी घूमने जाते हैं, सब जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान जाते हैं कि जी हाथ जोड़ के आप आइए मेरे देश में, आप निवेश कीजिए। उनको आप कहिए तो आप निवेश भी कीजिए, ऊपर से मैं आपको चपत भी मारूंगा इस टैक्स की। और इस टैक्स का नाम मैंने आपके लिए बड़ा खूबसूरत रखा है, उसका नाम है बीट, बेस इरोजन एंटी एब्यूज़ टैक्स, पटैक, बीट। ये भी देखा आपने कि आओ बेटा यहाँ पे आके आप निवेश करो और मैं आपको बीट करूँगा। ये भी एक आइडिया है। उसके बाद और कई ऐसे आइडियाज़ हैं, जैसे कि जो NRI हैं, अगर उनको यहाँ से अपने माँ बाप से कुछ विरासत में मिला है, उसको बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो फ़ायदा होता है, इस पर जो टैक्स देते हैं, उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स दें। वो क्यों एक्स्ट्रा टैक्स दें? वो इसलिए दें कि आप ये मान के चलें कि अगर उनके पास उनके पूर्वजों ने उनको ये प्रॉपर्टी वगैरह भारत में दी है, तो जब उन्होंने बनाई थी उनको भी भारत सरकार से कुछ भलाई वेलफेयर कुछ मिला होगा। अरे भाई, उनको जब मिला तब उन्होंने भी टैक्स दिया होगा। तो ये कौन सा लॉजिक है कि आप एक बार मेरे देश के नागरिक बन गए, आपने मुझे टैक्स दिया, मैंने आपके लिए कुछ किया, उसके लिए मैं आपके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, पीढ़ी दर पीढ़ी खामियाजा लगाता जाऊंगा। तो ऐसे तो और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस देश को छोड़ के फिर से जाने शुरू हो जाएंगे, और फिर से वही साइकिल शुरू होगी। हम फिर से जाएंगे NRI से के पास कि भाई लोग आप वापस आ जाओ, हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो फिर से ये 1974 वाला फ्लाइट ऑफ वेल्थ और फ्लाइट ऑफ टैलेंट भारत से शुरू हो जाएगा, अगर ऐसे आइडियाज़ आए तो। अब उसके बाद कई आइडियाज़ और हैं जिनको मैं डिटेल में नहीं बोलूँगा, आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, आप सारा ये डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं और आप अपना माइंड अपने आप बना सकते हैं। दो तीन चीज़ें हैं, एक दो ट्वीट्स हैं, इंग्लिश में है, लेकिन आप उन्हें देखिए। और ये उन लोगों से हैं जो मोदी सरकार के मित्र हैं, ये मोदी सरकार के आलोचक नहीं हैं। जैसे अरविंद विरमानी है, पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थे भारत सरकार के, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कहा है इस रिपोर्ट को देख के कि टैक्स टेररिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक सोशलिज्म इज़ वर्स देन कैंसर, नीदर लेट्स यू डाई इन पीस, ना आपको शांति से जीने देता है, ना आपको शांति से मरने देता है। और उन्होंने कहा 100 साल के फैक्ट, डेटा, एनालिसिस, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब दिखाता है कि अगर आप कम टैक्स रेट रखेंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स मिलता है, लेकिन आप उसके बावजूद उल्टा करना चाह रहे हैं। जबकि अभी आपको चाहिए कि आप लोगों को इंसेंटिव दें कि आइए आप और पूंजी बनाइए, आप और वेल्थ बनाइए, आप और नौकरियां बनाइए। वो सब बनेगा तो अपने आप वेल्थ बनेगी, आपको अपने आप टैक्स करने के लिए मिलेगा। तो इसमें एक और ट्विटर हैंडल है, मैं उसको बहुत देखता हूँ, मज़ेदार है, वो पैरोडी है, दी एलिस स्मिथ, और वो लिखता है, जो भी लिखता है लिखती है अपने आप को, द ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर ऑफ एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ 18वीं सदी के फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं उनको, पूंजीवाद के पिता, बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट थे स्कॉटलैंड के। तो उन्होंने लिखा है, आप देखिए पढ़िए, वो कहते हैं द हायर द टैक्स द लेस द बिजनेस कैन इन्वेस्ट। जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतना ही व्यापारी कम निवेश कर पाएगा। द लेस द बिजनेस कैन इन्वेस्ट द लेस वेल्थ इज़ क्रिएटेड। जितना व्यापारी कम निवेश करेगा उतने कम धन को वो बना पाएगा। द लेस वेल्थ क्रिएटेड द लेस वेल्थ टू टैक्स। जितना कम धन बनेगा उतना कम धन टैक्स करने के लिए होगा। द लेस वेल्थ टू टैक्स द लेस टैक्स रेवेन्यू। जितना कम धन होगा टैक्स करने के लिए उतने आपके पास टैक्स की संपदा कम आएगी। द लेस टैक्स रेवेन्यू
द हायर द टैक्स, और जितनी टैक्स की संपदा कम आएगी उतना ही फिर ज़्यादा आप टैक्स रेट करेंगे। तो ये एक विशेष साइकिल आप फंस गए। ये बैड आइडिया है, ये बुरा आइडिया है। तो विक्टर ह्यूगो ने कहा था, जैसे मनमोहन सिंह बार बार कोट करते हैं, कि नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, कि ये कोई बड़ा अच्छा आइडिया आ जाए कोई इसे रोक नहीं सकता। न्यूक्लियर डील के लिए उन्होंने भी ऐसे कहा था। लेकिन ये भारत में कई बार मैं कहता हूँ नोबडी कैन स्टॉप ए बैड आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। जो बुरा आइडिया आ जाए ना, वो उसे कोई रोक नहीं सकता। और उसके बाद उसका दूसरा रूल है कि एक बार आ जाए, जो दूसरा आदमी आता है उसको और ख़राब कर देता है। और तीसरा रूल है कि जब एक बार ख़राब हो चुका होता है तो हर पीढ़ी में जब लोग होते हैं जो उस आइडिया को ऊपर सवाल उठाने वाले होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो फिर मेरी गुजारिश है कि हम इस चक्कर में ना पड़ें, ऐसे काम ना करें। इस समय सारे देश एक तरफ जा रहे हैं, सारे देश टैक्स कम कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं लोगों को कि आप और वेल्थ जनरेट करो, आपको मैं टैक्स कम लगा रहा हूँ, आपको मैं नौकरियाँ बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दे रहा हूँ। तो सब एक तरह से जैसे सिंह इज़ किंग में एक तरफ जा रहे हैं और भारत लगता है कि दूसरी तरफ ना चला जाए। तो हमें कोई फिल्म में तो आप हंस सकते हैं जावेद जाफ़री के ऊपर, वो मीका के रोल पे, लेकिन ज़िंदगी में जब आपके साथ हो जाए तब हंसने की भी आपके लिए स्कोप नहीं रहता है। और ये कई बार गलतियाँ ऐसी होती हैं जब आप कुछ गलत फैक्ट्स लेके चल पड़ते हैं। तो ये रिपोर्ट आप देखें, इस रिपोर्ट ने जो एस्टिमेट किया है कि भारत को नुकसान कितना होने वाला है कोविड का, ये एक थिंक टैंक है लंदन में, जो मैं नहीं समझता क्योंकि बहुत जाना माना थिंक टैंक है, CEPR के नाम से, सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च। और उन्होंने एस्टिमेट किया है कि भारत में कम से कम अगर बहुत अच्छा रहा तो 37 लाख लोग कोविड से मरेंगे। अब 37 लाख कितने भारतीय होते हैं मैं बताऊं आपको। जितने भारतीय सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सब लड़ाइयों में, इंसर्जेंसीज़ में, टेररिज्म में सन 47 से मरे हैं, उससे 1.5 गुना 37 लाख होते हैं। और आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप दिल्ली में जो वॉर मेमोरियल बना इंडिया गेट पे, वहाँ जाके देखिए, सारे भारतीय सैनिक जो मारे गए उनके नाम लिखे गए हैं, करीब 25 से 25 लाख हैं। तो 37 लाख लोग, तो तब जो इनका बेस्ट केस सिनेरियो है, और जो वर्स्ट केस है अगर भारत में काबू से बाहर निकल गया तो 1,66,00,000 लोग मरेंगे। इसका मतलब 1.25% भारत के लोग एक साल में मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक साल में भारत की अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.1% है, हर साल में 1.3% है। अगर इतने लोग मर गए तो उस साल भारत की पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं करेगी नेट बेसिस पे। अब ये सोच के और फिर सोचा कि अगर 37 लाख लोग मरेंगे तो 1.4% GDP का नुकसान होगा, और अगर 1,66,00,000 मरेंगे तो 5.3% का नुकसान होगा। वो सोच के सब एस्टिमेट किया गया है। तो कई बार क्या होता है, जब आप मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, जो हिंदी भाषी हमारे अच्छी तरह समझेंगे, कि जिस सवाल की रकम ही गलत लिख दी जाए उसका हल कभी ठीक नहीं निकलता है। तो इस सवाल की रकम गलत लिखी हुई है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी कोई गलती अभी ना करें, वही करें जो सब अक्लमंद देश अभी कर रहे हैं, जो कि ये कि जो लोग निवेशक हैं, जो लोग नौकरियां बनाते हैं, जो लोग उद्यमी हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ना कि उनको किसी बात की सज़ा दी जाए।